हेलो स्टूडेंट, आज का अपना जो टॉपिक है वो है क्लास 12 का बायो शावर्ट लॉ। फिजिक्स का टॉपिक है BSL। इसको कहते हैं बायोट शावर्ट लॉ। अब बायो शावर्ट लॉ का यूज क्या होता है? बायो शावर्ट लॉ के जब अपन यूज की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की, कोई भी एक पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड। अब अपन क्या लेते हैं इसमें, मान लो कोई भी एक करंट ले लिया अपन ने, क्या ले लिया? करंट ले ली। क्या ले लिया? एक वायर ले लिया। इस वायर में क्या फ्लो हो रही है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। वायर में क्या फ्लो हो रही है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। अब अपन ने यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लिया P। क्या ले लिया? एक पॉइंट P। इस P पॉइंट के जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, किसी भी अगर वायर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले अपन उसमें लेते हैं स्मॉल एलिमेंट। क्या लेते हैं? DL, जिसको कहते हैं करंट एलिमेंट। क्या कहते हैं? करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का मतलब ये है कि जैसे मेरे को अगर इस पूरे वायर की अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो एक साथ फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या लेते हैं? इसमें स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। इस स्मॉल एलिमेंट की वैल्यू निकालकर अगर मैं इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन कर देता हूं, क्या कर देता हूं? कंप्लीट इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो टोटल वायर का क्या देता है? मैग्नेटिक फील्ड आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो अपन ने क्या लिया कि DL। DL क्या बता रहा है? स्मॉल एलिमेंट को बता रहा है। अपन ने क्या ले लिया? इस वायर का एक छोटा सा पार्ट ले लिया DL, जो क्या बता रहा है? करंट एलिमेंट को बता रहा है। क्या बता रहा है? करंट एलिमेंट। अब इस पॉइंट P की मान लेते हैं जो DL से डिस्टेंस है वो अपन मान लेते हैं स्मॉल r डिस्टेंस है। क्या है डिस्टेंस? स्मॉल r डिस्टेंस है। और ये जो DL और r के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अपन मान लेते हैं थीटा एंगल है। क्या है? थीटा एंगल। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा DB। अब यहाँ पे DB क्यों लिया? क्योंकि अगर अपन एलिमेंट क्या ले रहे हैं? DL। एलिमेंट का मतलब अगर जो पार्ट है करंट का छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? छोटा सा पार्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या जनरेट होगा? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या होगा? जैसे अगर ये वायर है पूरा, ठीक है, अगर मैंने इसको इतना सा पार्ट लिया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना सा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, पूरा कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा DB पर, वो एक तो इसमें इस वायर में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट के, जो वायर लिया अपन है, इस वायर में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट के तो क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू होगा। सेकंड क्या बता रहा है कि जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू बायो शावर्ट लॉ, कि जो इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस P पॉइंट के जैसे, वो अपन ने इसमें जो स्मॉल एलिमेंट लिया है DL, उसके भी क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू होगा। जैसे अगर एलिमेंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। ठीक है। थर्ड जो बताता है बायो शावर्ट लॉ, ये बोलता है कि जो P पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा, वो एक तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, किन दोनों के बीच में? R डिस्टेंस और DL, ये जा रहा है R, ये जा रहा है DL, इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है? थीटा एंगल। उसका कौन सा कंपोनेंट? साइन थीटा लेंगे। कौन सा? साइन थीटा। तो किसके प्रोपोर्शनल टू है? पहले तो करंट के, सेकंड जो अपने DL एलिमेंट लिया उसके, थर्ड बता रहा है साइन थीटा के। एक फोर्थ बचता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जितना दूर होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, जितना पास आएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को चारों को एक साथ कंपैरिजन करूं तो देखो DB किसके प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा? ये देखो DB I के प्रोपोर्शनल टू DL के साइन थीटा और R स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। जैसे ही प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा एक कांस्टेंट आएगा K। IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, जहां पे K की जो वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो अपन अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो DB की वैल्यू क्या आ जाएगी? DB की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, K की वैल्यू हो गई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया स्केलर फॉर्म ऑफ बायो शावर्ट लॉ। अगर मैं इसकी बात करूं वेक्टर फॉर्म की, किसकी बात करूं? वेक्टर फॉर्म। किसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? क्या होगा? अब आपने पढ़ा था कि अगर A क्रॉस B विच इज इक्वल टू होता है AB साइन थीटा। अगर ये चीज मैं यहां पर अप्लाई करूं तो देखो, अगर मैं DB का वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो इसमें सबसे पहले तो क्या आएगी? इसकी डायरेक्शन आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा, एक तो आ जाएगा R कैप अपॉन R स्क्वायर। क्या आ जाएगा? R कैप अपॉन R स्क्वायर। आपको पता R कैप क्या बता रहा है? यूनिट वेक्टर को, जिसकी वैल्यू होती है R वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R, या फिर R वेक्टर अपॉन R। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो देखो DB इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर वेक्टर अपॉन, ये देखो यहां पे बच रहा है आर स्क्वायर, और ये आर कैप की जगह क्या आएगा, आर वेक्टर अपॉन आर, तो आर कैप की जगह आर वेक्टर अपॉन आर। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब देखो डीएल और आर दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये मान लो डीएल है, ये आर है, दोनों के बीच में क्या रहा है, साइन थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डीएल क्रॉस आर वेक्टर। तो ये हो जाएगा आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर, आर स्क्वायर और आर मिलके बन गया आर क्यूब। ये बता रहा है इसका कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म को बता रहा है। कौन सा फॉर्म को बता रहा है, वेक्टर फॉर्म। अब इसमें यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है कि जो डी बी होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो इसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जो अपन स्मॉल एलिमेंट लिया है डीएल, उसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जो डीबी है वो किसके परपेंडिकुलर होगा, आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये है छोटा सा बायो सावर्ट लॉ। इस पे बेस्ड दो एप्लीकेशन आती है, जिसमें आगे अपन कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन को भी। नॉर्मल बेसिक है बायो सावर्ट लॉ, जिसमें डायरेक्शन वगैरह बताता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है इसका, ये नॉर्मल स्केलर फॉर्मूला होता है, और ये वेक्टर फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, वेक्टर फॉर्म होता है, और ये होता है स्केलर फॉर्म। थैंक यू बेटा।